गुड इवनिंग दोस्तों। चैनल आईएएस थिंक टैंक पे आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ फिर से लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर दैट इज सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं यूपीएससी के लिए उनको डाल रहा हूँ और मैंने चैनल को वापस से कई लोगों के रिक्वेस्ट पे रीस्टार्ट किया हूँ इस एश्योरेंस के साथ कि ये चैनल कंटिन्यूस चलेगा। आप कहीं भी पढ़ते हैं पढ़ते रहें, पर जब भी आप किसी मेजर बुक की को शॉर्ट और बिल्कुल टू द पॉइंट तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको थिंक टैंक चैनल पे आना ही होगा। ठीक है, जैसा कि पिछली बार हम लोग देखे थे पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री फोरम कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के लास्ट चैप्टर में आ रहे हैं दैट इज सुप्रीम कोर्ट, है ना। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि बिल्कुल मैं लक्ष्मीकांत के पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। लोग पीपीटी से पढ़ाते हैं, कई मेजर पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। ठीक है, और बस आपसे यही विनती है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, दूर सुदूर गांव तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि जो भी देखिए यूपीएससी की तैयारी में मैंने एक चीज़ महसूस की है कि कई बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, पर संसाधनों की कमी से नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है ये जो बड़े बड़े टॉपर्स निकलते हैं ना, उसमें से कुछ होते हैं हम्बल बैकग्राउंड से, मैं मानता हूँ, पर अधिकतर जो है मनगढ़ंत कहानी होती है। आप जाके देखें, अच्छे खासे रूम्स में रहते हैं राजेंद्र नगर में, शाम को बैठ करके सुटते फूकते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो इनकी इनकी स्ट्रगल किसी ने नहीं देखी। मैं नहीं कहता हूँ दे आर स्ट्रगलिंग पीपल, रियल स्ट्रगल है जो गाँव देहात में बेचारा खेत भी चला, बैल भी हल भी जोत रहा है और तैयारी भी कर रहा है ना, जो बेचारे का संसाधन नहीं है। जाइए झारखंड उड़ीसा के गाँव में, तो वैसे लोगों तक आप इस चैनल को पहुंचाएं। बिल्कुल 1-2 साल में कंप्लीट इस चैनल पे तमाम 1-1.5 साल दीजिए, पूरी चीज आ जाएगी। अभी तो हम लोग लक्ष्मीकांत के मिड से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, है ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हम जुडिशियरी में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है ना। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा है वो है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, उसी में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। अच्छा, जो जो येलो अंडरलाइन है वो मेरे खुद का पढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करता हूँ। कुछ बातें यहाँ इस पैराग्राफ में लिखी गई हैं जिसको मैं तेजी से बता दूँ कि इंडिया में ना एक सिंगल हायरार्की है जुडिशियरी की। मतलब जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल लॉ और यूनियन लॉ दोनों पे आपको जुडिशियल जो वर्क है वो करता है। इम्प्लीमेंट नहीं, जो जुडिशियरी का काम है वो जुडिशियल लॉ को जो भी देखता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो है वो फेडरल कोर्ट अलग है जो फेडरल लॉ के से रिलेटेड मैटर डिस्प्यूट्स को देखता है, और स्टेट लॉज अलग हैं, स्टेट कोर्ट्स अलग हैं, स्टेट के सुप्रीम कोर्ट जो आपको अलग लॉज देखते हैं। ठीक है, हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया के पास अगर सवाल आता है तो सिंगल हायरार्की ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, और ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए हाईलाइटेड है, कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सिंगल हायरार्की है ना, सिंगल हायरार्की जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में। और ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिस पर हमारा 2/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वहां से लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यूएसए के अंदर क्या है ये भी आ जाता है, क्योंकि हमारे यूपीएससी में एक टॉपिक मेंशन है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो यूएसए एक मेजर डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूएसए से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यूएसए में जो है डुअल जुडिशियरी है। डुअल जुडिशियरी मतलब एक फेडरल कोर्ट है ना, जो फेडरल लॉज से रिलेटेड डिस्प्यूट देखता है, और एक स्टेट से रिलेटेड कोर्ट्स हैं जो स्टेट लॉज को देखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, इस पैरा में यही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कब इनॉग्रेट हुआ था। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है लक्ष्मीकांत का में मेंशन। देखिए लक्ष्मीकांत में जो भी मेंशन है, हालांकि इससे बाहर भी सवाल आते हैं, पर जो यहाँ मेंशन है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। मैं फिर वही कहूंगा, इंसान प्रीलिम्स में इसलिए बाहर, क्योंकि मैं कई बार बाहर हुआ था, तो एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है फेलियर से। इंसान प्रीलिम्स में इसलिए नहीं बाहर होता है कि हम वो अटपटा क्वेश्चन नहीं बना पाए, वो मैक्सिमम लोग नहीं बना पाते हैं। किसी का सही भी हुआ तो लकीली तुक्के बेड़ करके सही होता है ना, कोई बहुत जानकार नहीं होते हैं।
पर इंसान वहां प्रीलिम से बाहर हो जाता है जहां पर वो उन क्वेश्चनों में गलती कर देता है जो दुनिया सही कर रही है। ठीक है, तो देखिए यही चीज है, कब आया था? 28 जनवरी 1950। एटलीस्ट ईयर याद रखिए, 1950 को ये इनॉग्रेट हुआ था। जो फेडरल कोड बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, उसी को सुपरसीड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए एक सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1973 ने भी बनाया था, और वो सुप्रीम कोर्ट का नया रूप हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट मेस अप द इंफॉर्मेशन। हमारा सुप्रीम कोर्ट किसका रूप है? तो जो फेडरल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया गया था उसका प्रारूप है हमारा सुप्रीम कोर्ट। यही बात यहां लिखी गई है। ठीक, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 124 से 147। ठीक है, आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। मैंने आपको बताया पार्ट 5 में है आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक, और पार्लियामेंट को अथॉरिटी है, संविधान ने ऑथोराइज किया है कि वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में पहले कम जजेस थे, बाद में जजेस एक्ट पास किया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 2008। तो इसको याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जजेस एक्ट, दैट इज नंबर ऑफ जजेस एक्ट 2008 सुप्रीम कोर्ट में पास किया गया। ठीक है, जो रेगुलेट करेगा, जिसने अथॉरिटी दी सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, जिसने अथॉरिटी दी कि सरकार जो है, प्रेसिडेंट जो है, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, अच्छा, ओरिजिनली स्ट्रेंथ क्या थी? 8 थे, 1 चीफ जस्टिस थे और 7 अदर जजेस थे। आज का जो स्ट्रेंथ है ना, आज का जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली ऐसा है, 31 जजेस हैं। ठीक है, 31 जजेस हैं, जिसमें से देखिए ये वेरी होते रहता है, मैं कुछ ये बहुत दिनों से जो डेटा चल रहा है वो बता रहा हूँ। 31 जजेस हैं, जिसमें से 31 में 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एंड 30 जो है अदर जजेस हैं, जिनको पुसाइन जजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्निकल वर्ड है, लॉ से रिलेटेड वर्ड है, पुसाइन जजेस। 1 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना? बी आर गवई है। इसके पहले कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ थे। अभी बी आर गवई हैं। बहुत ही कहते हैं ना, बहुत दिनों बाद एक ऐसे चीफ जस्टिस आए हैं जिनकी रीढ़ पास रीढ़ की हड्डी है, जो काट को काट कहना चाहते हैं। वरना पिछले कई समय से चीफ जस्टिसों की, कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक कहते हैं ना स्पाइनलेस चीफ जस्टिस लोग आ रहे थे। देखो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोवर्सी हो तो, जो मतलब एग्जीक्यूटिव के साथ तालमेल मिला के चल रहे हैं। देखिए जुडिशियरी का काम ये नहीं है, हमेशा जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक रेखा होनी चाहिए, है ना? आप नहीं देखेंगे कि नेता विधायक पार्टी में जाते हैं, लेकिन जजेस अपने आप को कम जाते हैं पार्टी वार्टी में, क्योंकि देखिए वो इन्फ्लुएंस ना हो पब्लिक रिलेशन से। हालांकि आप देखें डीवाई चंद्रचूड़ के यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी आरती करने गए थे। अब इस पर बीजेपी वाले बोले कि कांग्रेस के समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह इफ्तार में गए थे, तो दोनों ही गलत है। मैं किसी पार्टी विशेष का एक्सपोज पर्सन नहीं हूँ। दोनों ही मेरे हिसाब से, जितनी मुझे सूझबूझ रही है पिछले 12-13 साल के अध्ययन में, मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। ना ही तो पीएम मोदी का डीवाई चंद्रचूड़ के यहाँ गणेश आरती में जाना, और ना ही लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इफ्तार में जाना। सॉरी मैं मिस्टेक किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के इफ्तार में चीफ जस्टिस का आना, है ना? सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री उन्होंने इफ्तार रखा था उसमें चीफ जस्टिस आए थे। तो ये सही दोनों ही नहीं है, बिकॉज ये गलत, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ वहां गलत हुआ या कुछ डीलिंग हुई, बट वो एक गलत प्रेसिडेंस शो करता है ना? गलत प्रेसिडेंस शो करता है, गलत प्रक्रिया की शुरुआत करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जजेस, तो कितने जज हैं आज के दिन में? 31 है ना? एक बार इस चीज को आप लेटेस्ट चेक कर लीजिएगा। जो जनरली जो पिछले तक का ट्रेंड है यही रहा है, 31 थे, जिसमें से 1 थे और 30 पुसाइन जजेस थे। अच्छा, पहले क्या था कि जजेस को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था। अब ऐसा नहीं है, उन्होंने जजेस एक्ट पास कर दिया, जिसकी वजह से बहुत आसानी से नंबर ऑफ जजेस वेरी किए जा सकते हैं। शुरुआती दौर में क्या था? 1 चीफ जस्टिस थे और 7 पुसाइन जजेस थे। आज 30 पुसाइन जज है, 1 चीफ जस्टिस है। कौन है प्रेजेंट चीफ जस्टिस? डॉक्टर बी आर गवई। एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर पढ़ना कैसे चाहिए आपके लेक्चर के साथ? आप लक्ष्मीकांत खोल सकते हैं और जो मैं कह रहा हूं उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसको आप पेंसिल से या पेन से लिख सकते हैं। एक तरीका है ना। दूसरा तरीका, आप शॉर्ट नोट्स जब आप बनाएंगे तो यू विल एंड अप मेकिंग वन मोर लक्ष्मीकांत। वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत की एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो येलो से अंडरलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 12-13 साल में उसको लिख के पढ़ के अंडरलाइन किया है। सो आप इसी को ध्यान रखिएगा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना और लक्ष्मीकांत सामने खोल के पढ़ना है।
बाकी पीडीएफ है। अच्छा, जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कौन अपॉइंट करता है जजेस को? तो देखिए अब दो बात है कि चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंटमेंट करता है। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और इसमें वो कंसल्ट करते हैं किसको? चीफ जस्टिस ऑफ द बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस। देखिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और उनको वो कंसल्ट करते हैं सम सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीनियर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जिसको वो समझते हैं कि कंसल्ट करना चाहिए। अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है? अदर जजेस आर अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसमें उनको कंसल्ट करना जरूरी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स एज ए डीम्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना उनके लिए अनिवार्य है, एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ए डीम्स नेसेसरी, ठीक है। तो चीफ जस्टिस को चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस जिसको नेसेसरी समझते हैं कंसल्ट करना, उसको कंसल्ट करते हैं, और अदर जजेस के लिए उनको तो कंसल्ट करते ही हैं, पर चीफ जस्टिस का को कंसल्ट करना ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, वही यहां लिखा हुआ है। अब कंसल्टेशन को लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाई रही है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, और कई सारे जजेस केसेस आए जिससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है। तो वही चीज यहां लिखा है। फर्स्ट जजेस केस आया 1982 में। फर्स्ट जजेस केस आया 1982 में। इसमें क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन जो होता है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन जो है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू है, दैट इज नॉट बाइंडिंग। सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे इसको लेना है तो लेना ही है, आप नहीं भी ले सकते। हालांकि सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वर्डिक्ट को बदल दिया, और यह हक है सुप्रीम कोर्ट को करने का। अपने ही वर्डिक्ट को बदल दिया और कह दिया कि कंसल्टेशन मींस बाइंडिंग, है ना, ठीक है। और उन्होंने कहा कंसल्टेशन टू कंकरेंस, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडवाइस दिया है दैट इज बाइंडिंग, तो कंसल्टेशन मींस बाइंडिंग, ठीक है। कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ी। अब आया थर्ड जजेस केस, है ना, थर्ड जजेस केस। सर डेट याद रखना जरूरी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो बिल्कुल नहीं, पीसीएस की तैयारी करें तो बिल्कुल हाँ, यही सब तो इक्का दुक्का पॉइंट पीसीएस पूछता है। थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगेन सेकंड जजेस को प्रोनाउंस किया कि जो कंसल्टेशन है वो जरूरी है, ठीक है, और लेकिन कंसल्टेशन जो है वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं, प्लूरलिटी ऑफ जजेस, मल्टीपल जजेस की जो ग्रुप होगी, है ना, मल्टीपल जजेस जो होंगे, है ना, उनके साथ कंसल्टेशन होगा, ठीक है। सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस इज नॉट डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। इसमें कहा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस की ओपिनियन नहीं लेनी होगी, एक ग्रुप ऑफ जजेस होंगे और उनसे कंसल्टेशन जरूरी है। और यही थर्ड जजेस केस ने जन्म दिया किसको? कॉलेजियम सिस्टम को। किसको? कॉलेजियम सिस्टम को। तो यहां से ही शुड, देखिए यही चीज, ही शुड कंसल्ट द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, ये आपका थर्ड इसमें था, ठीक है, कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो उसमें उसने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट नहीं करना है, कॉलेजियम ऑफ जजेस जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट को, उनसे कंसल्ट करना है। और अगर उसमें से 2 भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं कि हाँ भाई पार्थ को नहीं बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का जज, तो वो नहीं बनाया जाएगा। ये थी 3 जजेस केस। तो मैं क्विकली रिवाइज कर दूं, तो अगर आपसे सवाल आता है कि कॉलेजियम सिस्टम किस जजेस केस का उत्पत्ति है, ओरिजिन है, तो थर्ड जजेस केस का उत्पत्ति है। फर्स्ट जजेस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कंसल्टेशन मींस जस्ट एक्सचेंज ऑफ व्यूज। सेकंड जजेस केस में क्या कहा? नहीं, आपको बाध्य है मानना है चीफ जस्टिस की बातों को। थर्ड में कॉलेजियम प्रोसेस का जन्म हुआ कि सिर्फ जो बात आएगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस से नहीं, कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस से का ओपिनियन मांगना होगा और वो बाइंडिंग होगा। और अगर उसमें 2 भी एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं तो आप उस जज को नहीं चुनेंगे। एक और आया था, है ना, फोर्थ जजेस केस, जो था फेमस अपना एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। इसमें क्या हुआ था सर? इसमें एग्जीक्यूटिव ने, मोदी सरकार ने एक रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी जजेस के सिलेक्शन में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नागवार लगा। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कदम था सरकार का, क्योंकि इवन जस्टिस जेएस वर्मा जो कि जन्मदाता थे कॉलेजियम सिस्टम के, उन्होंने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम फेल हो गया है, अच्छे जजेस नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल
जो नेपोटिज्म वहां फैल गया है, भाई भतीजावाद। तो एनजे इसी लेके सरकार आई, और सरकार में मैं फिर कह रहा हूँ, जहां सरकार का विरोध करना चाहिए करता हूँ, पर सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, पर सुप्रीम कोर्ट को ईगो आ गया और उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया इसको। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ और इंपॉर्टेंट है जो ये कह रहा है, पढ़िए इस लाइन को। द कोर्ट हेल्ड दैट द थर्ड जजेस केस की मैं बात कर रहा हूँ। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, है ना, कि अगर चीफ जस्टिस को रिकमेंडेशन देते हैं और वो रूल्स को वायलेट करके देते हैं तो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग, अगर रूल्स को के तहत जा रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम के तहत जा रहे हैं, तो सरकार पे बाइंडिंग है। फिलहाल तो यही है, क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत डिबेट रहती है, बहुत कंट्रोवर्सी भी है। तो अगर रूल्स को फॉलो करके किया जा रहा है तो वो बाइंडिंग है, और अगर रूल्स को अनदेखी की जा रही है तो वो बाइंडिंग नहीं होगी सरकार पे। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर होगा पूरा माजरा। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, जनरली चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज को किया जाता था, लेकिन इस पूरे परंपरा को तोड़ने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 3 सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके जस्टिस एएन रे, यहाँ कहीं ना कहीं नाम लिखा हुआ होगा, जस्टिस एएन रे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्टिस एएन रे को उन्होंने, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा। जस्टिस एएन रे को 2 सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके बना दिया गया था। जस्टिस एएन रे को सुपरसीड करके 3rd नंबर पे थे, 2 लोग को सुपरसीड करके सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जबकि उससे पहले ऐसी प्रथा थी कि सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो आज कांग्रेस जो कहती है हमेशा कि प्रेजेंट सरकार डिक्टेटोरियल है, सारे गलत परंपराओं की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं भाजपा के से पैसा लेता हूं, ना मैं कांग्रेस से पैसा लेता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं तमाम गलत परंपराओं की जननी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। आप कांग्रेस के भले भक्त हो सकते हैं, वोट दे सकते हैं, पर इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि फिर इसके बाद फिर आया सेकंड जजेस केस 1993, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि भाई देखिए इस तमाशा को बंद करिए और आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगी, सीनियर मोस्ट जज ही अपॉइंट होंगे एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या कहता है, प्रेजेंट पोजीशन ये कहता है, याद रखिएगा, कि सीनियर मोस्ट जज ही जो होंगे वो अपॉइंट होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप ये बात सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? पहली क्वालिफिकेशन, उसको भारत का सिटीजन होना चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो एडवोकेट होने चाहिए 10 साल तक किसी एक हाईकोर्ट में या 2 या 3 हाईकोर्ट में सक्सेशन में। इसके अलावा वो प्रेसिडेंट की नजर में वो एमिनेंट जुरिस्ट होनी चाहिए, जुडिशियल लॉ जानने वाले। तीसरा तरीका, ठीक है, या तो वो जज ऑफ हाईकोर्ट हो, ठीक है, 5 साल के लिए, ठीक है, वकील होंगे तो 10 साल के लिए, या तो जज ऑफ हाईकोर्ट हो, किसी हाईकोर्ट में जज हो 5 साल के लिए, एक हाईकोर्ट में, या सक्सेशन में 2 या 3 हाईकोर्ट में, ठीक है, और अगर एडवोकेट है तो 10 साल के। ये क्वालिफिकेशन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। नो मिनिमम एज, ऐसे स्टेटमेंट आता है, याद रखिएगा, नो मिनिमम एज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड, नो मिनिमम एज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। इस बात को ध्यान रखिएगा, नो मिनिमम एज, कोई मिनिमम एज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट, ओथ, किसके समक्ष ओथ दिया जाता है चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ हाई कोर्ट? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के सामने प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। ओथ में क्या होता है एक बार देख लीजिएगा, एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स ने ओथ में से पूछ लिया था कि किसके ओथ में क्या होता है। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्यूली फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी विदाउट इल विल और फेवर, ठीक, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, लॉ को हम और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, हम बिना किसी फियर और फेवर के वर्क करेंगे, हम इंडिया के सोवरेनिटी और अखंडता और संप्रभुता को मेंटेन रखेंगे, हम ट्रू फेथ एंड एलिजियंस रखेंगे, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टेन्योर ऑफ जजेस, देखिए कोई 5, जैसे लोकसभा के 5 साल, इस तरह से कोई टेन्योर ऑफ जजेस नहीं होता सुप्रीम कोर्ट की।
जो क्या होता है वो रिटायरमेंट एज होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो 65 ईयर ऑफ एज में रिटायर होता है। कितने ईयर में रिटायर होता है? 65 ईयर्स ऑफ एज में सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो रिटायरमेंट एज होती है उसकी। ठीक है, पहले वो रिजाइन कर सकता है, किसको? राष्ट्रपति को चिट्ठी दे करके वो रिजाइन कर सकता है। इसके अलावा उसको 65 से पहले मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, के वजह से, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की वजह से वो इम्पीच भी किया जा सकता है। इम्पीच मतलब रिमूव किया जा सकता है, उसका प्रोसेस भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस, जज कैसे रिमूव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? तो सबसे पहले वो प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं, पर प्रेसिडेंट यूं ही नहीं रिमूव कर सकते हैं। कोई भी हाउस पहले उनके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करता है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, उसके लिए मोशन अडॉप्ट करता है। उस मोशन को सबसे पहले एक वो बनती है, एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एड्रेस जो तैयार हो रहा है लोकसभा में तैयार होता है, लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो एक कमिटी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक जुरिस्ट रहेंगे। वो इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन सही में कुछ सही पाएगा तो फिर वो वोटिंग पे जाएगी हाउस में। हाउस में अगर वोटिंग होगी और हाउस में वोटिंग होगी और यदि वोटिंग जो है स्पेशल मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास हो जाए तो फिर ये अदर हाउस में जाएगा। सेम प्रोसीजर होगा, वहां वोटिंग होगी और वहां भी पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन दे देंगे कि भाई सो एंड सो जज हटाए जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी बवाल चल रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज है, हाईकोर्ट का भी ऑलमोस्ट सेम तरीका है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं जिनका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा शायद, है ना, जिनके खिलाफ, जिनके यहाँ जली हुई नोट पाई गई थी आग लगने पे, जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की बात आ रही है। और कहीं ना कहीं इतना भी आपको हिंट दे दूं, जगदीप धनखड़ साहब के हटाने के पीछे का भी वहीं से कहानी लिंक है। क्या है, हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। वही चीज लिखा है, एड्रेस मस्ट बी प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ओनली आफ्टर एन एड्रेस। पार्लियामेंट में किसी हाउस में एड्रेस दिया जाए और उस एड्रेस को 2 स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है। क्या ग्राउंड है? इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, दो ही ग्राउंड है हटाने की, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। ठीक है, क्या प्रोसीजर है, किससे रेगुलेट होते हैं? तो जजेस इंक्वायरी एक्ट से रेगुलेट होते हैं, याद रखिएगा। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 से उनका रिमूवल जो होता है वो रेगुलेट होता है। क्या प्रोसेस है? अगर एड्रेस तैयार हो रहा है लोकसभा में तो 100 मेंबर को साइन होना चाहिए और अगर राज्यसभा में तो 50 मेंबर का साइन होना चाहिए और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। चेयरमैन वो एडमिट कर सकते हैं मोशन को, रिफ्यूज कर सकते हैं। एक बार अगर एडमिट कर लिया तो एक 3 मेंबर कमिटी बनाते हैं। कमिटी में चीफ जस्टिस होते हैं या कोई जज हो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एक चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के होते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होते हैं। अगर वो कमिटी पाता है कि हाँ भाई ये सच्चाई है इसमें, तो फिर वोटिंग होती है। स्पेशल मेजोरिटी दैट इज टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से यदि पास हो जाता है तो अगले हाउस में भी, दोनों हाउस से अगर पास हो गया वोटिंग तो ही स्टैंड्स टू बी इम्पीच्ड, उन्हें हटा दिया जाता है। उसी की बात यह है कि आज तक कोई भी नहीं हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, एक बार वी रामास्वामी के अगेंस्ट आया था इम्पीचमेंट मोशन, पर वो पहले क्या कहते हैं, वो हाउस में वोटिंग में डिफीट हो गया। तो कोई भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी जो हुआ है वो यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के जज है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जज है। सर हाईकोर्ट के जज का प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, पर ऑलमोस्ट सेम होता है। देखिए सैलरी अलावेंसेज ये सब हम लोग के लिए कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ना यूपीएससी पूछता है। अच्छी सैलरी मिलती होगी और वो बदलते भी रहता है, बंगला मिलता होगा, सिक्योरिटी गार्ड मिलता होगा, ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कितना पेंशन मिलता है? एक चीज बस जान लो से रिलेटेड, 2 तरह के एक्सपेंडिचर आपको बताए थे, चार्ज एक्सपेंडिचर एंड वोटेड एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब उसकी डिस्कशन तो हो सकती है पार्लियामेंट में, पर वो वोट करके घटाया नहीं जा सकता है। और यही चीज है जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो सैलरी है या पेंशन है, दैट इज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब उसको आप वोटिंग नहीं कर सकते हाउस में। ठीक है, 50% की लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% उनको रिटायरमेंट का पेंशन मिलता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस, देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? मानिए चीफ जस्टिस बीमार है तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है और वो कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, मानिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी खाली है, टेम्पररी बीमार है, किसी कारण से गायब है, मतलब एब्सेंट है, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। एडहॉक जज, एडहॉक जज क्या होता है? मान लीजिए कि बहुत लोड है लेकिन उतने जज नहीं है करने के लिए वर्क, तो
प्रेसिडेंट तो चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज बना करके सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं। पर इसमें दो कंडीशन है, उन्हें पहले प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट से बुला रहे हैं, ठीक है, पटना हाई कोर्ट से बुला रहे हैं, तो वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी कंसेंट चाहिए, और नो डाउट पर्सन का तो चाहिए ही चाहिए, मानिए हम जबरदस्ती तो ना बुला सकते हैं। और जो आएंगे, जितने जरूर सुप्रीम कोर्ट के जज के ग्रुप में काम करेंगे, सारे उनके पीक्स पर्क्स प्रिविलेज उसी तरीके से होंगे, ठीक। और जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन के काम करेंगे तो अपने कोर्ट का कोई कार्य नहीं करेंगे। तो दो कंडीशन है, प्रेसिडेंट का कंसेंट, उस बंदे का कंसेंट, और जिस हाई कोर्ट से बुलाया जा रहा है वहां के चीफ जस्टिस का कंसेंट। और कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड जज। जब बहुत लोड बढ़ता है तो इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड जज को भी बुला सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जिस हाई कोर्ट के जज को बुला रहे हैं कोई नया नवेला को नहीं बुला सकते, वो मस्ट बी क्वालिफाइड, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने योग्य है, तभी बुलाया जा सकता है ना, कि भाई 10 साल जो भी आपको क्वालिफिकेशन मैंने पढ़ाया वो है उसके अंदर, तभी वो बनाया जा सकता है। रिटायर्ड जज को भी बना सकते हैं, कौन बना सकते हैं भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बना सकते हैं। पहली कंडीशन तो वही कि प्रेसिडेंट का जो होना चाहिए, आपको अप्रूवल होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, और पर्सन जो अपॉइंट हो रहा है उसका भी कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। और उनको अलाउंस मिले, क्या मिलेगा याद रखिएगा, उनको अलाउंस जो आए थे उनको अलाउंस मिलता है बिल्कुल जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, इनको अलाउंस मिलता है जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। अब यही माइन्यूट पॉइंट जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो जनरली पीपीटी वगैरह में लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, और यूपीएससी यही तो हिट करता है, क्योंकि अब एग्जाम सिलेक्शन नहीं सिर्फ रिजेक्शन के ऊपर बेस हो चुका है, कि कैसी कैसी बातों को डाला जाए कि लोग छटते चले जाए, पर आपको छटने नहीं देना है। तो याद रखिएगा कि उनके जो एडहॉक जज होते हैं उनको पिक्स पर्क्स सुप्रीम कोर्ट के जज के मिलते हैं, लेकिन जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको पिक्स पर्क्स मिलते हैं जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। वहां कंसेंट प्रेसिडेंट का चाहिए, यहाँ भी कंसेंट चाहिए, वहां उस पर्सन का कंसेंट चाहिए, यहाँ भी चाहिए, पर वहां पर आपको जिस हाई कोर्ट से बुलाया जा रहा है उनका भी, उसके चीफ जस्टिस का कंसेंट चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बाकी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर है, ठीक है, कि वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, पर वो अदर जगह भी सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसकी एक बेंच बना सकते हैं। ये पावर किसको? चीफ जस्टिस को, बट अगेन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, और ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि विद प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कि वो अपने रूल्स बना सकते हैं अपने रेगुलेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ जो लिखा हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कम से कम 5 जजेस की होती है, कि एटलीस्ट 5 जजेस की होती है, और मेजॉरिटी जजेस मेजॉरिटी से डिसाइड होता है। जो उसमें डिसेंटिंग जज है वो डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, जैसे आप देखेंगे आपका जो साउथ में मंदिर का सबरीमाला वर्ड पे भी डिसेंटिंग, बाबरी मस्जिद में राम जन्मभूमि केस में भी डिसेंटिंग जज थे, शायद एस अब्दुल नाजीर थे, जो भी थे, तो डिसेंटिंग जज अपना डिसेंटिंग नोट लिखते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको पढ़ा करिए एडिटोरियल्स में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तभी तो आप उसको क्रिटिकल एंगल देंगे मेंस में लिखने में, कि हाउएवर सो एंड सो जस्टिस गेव अ क्रिटिकल व्यू, गेव अ डिसेंटिंग व्यू रिगार्डिंग दिस जजमेंट, तभी कुछ दम आता है आंसर्स के अंदर, जब आप कोट करते हैं लॉज को वगैरह। जब आएगा मेंस का बारी सब सिखाएंगे, ठीक है। अभी तो हम वही लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो वेटरन नहीं है, जो वेटरन है वो काहे मेरे से जुड़ेंगे, है ना, मेरे जितना जानते हैं, ठीक है, या मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं तो अपने आप को सबसे तुच्छ प्राणी समझता हूँ, बट ये तुच्छ प्राणी आपको जितना मदद कर सकता है उतना करने की कोशिश करेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिए कहने की बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है इस डेमोक्रेसी के गुड फंक्शनिंग के लिए, और कैसे उनकी इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश किया है संविधान ने वो देखते हैं। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आप देख सकते हैं, सिर्फ सरकार अपॉइंट नहीं कर रही है, वरना अपनी मनमानी करती, अपने मनमाफिक लोगों को बैठाती और अपनी मनमाफिक जजमेंट लेती, पर ऐसा नहीं है। कोलेजियम सिस्टम है जहां प्रॉपर वेटेज है कि आपको चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस से बात करनी है, ठीक, और उनकी अगर वो प्रॉपर रेगुलेशन के साथ एडवाइस दे रहे हैं तो बाइंडिंग भी है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, भाई अगर आप मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी नहीं है तो आपको ऐसे नहीं हटाया जा सकता, और हटाया भी जा सकता है, प्रॉपर उसका प्रोसेस है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ऐसे एड्रेस होगा, इतनी वोटिंग से पास होनी चाहिए, जो अभी हम देख चुके हैं।
फिक्स सर्विस कंडीशंस, आपके आने के बाद आपकी सर्विस कंडीशंस को वेरी नहीं किया जा सकता कि आपकी सैलरी आधे कर दिए, आपको 3 BHK मिला था तो 1 BHK दे दिए वगैरह वगैरह, नहीं हो सकता है। ये तो मैंने आपको बताया। उनकी सैलरी जो होती है वो और पेंशन वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उसकी वोटिंग करके घटाया नहीं जा सकता, नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, जज क्या कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट जब उनको रिमूव करने का प्रोसेस चल रहा हो, उन्हें इम्पीच करने का प्रोसेस चल रहा हो। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यह दिया गया है कि भैया उनको लालच वालच दे करके जजमेंट नहीं मोल्ड किया जाए। पावर टू पनिश, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल हक है कि कुछ भी अगर कंटेम्प्ट, एनीथिंग दैट स्कैंडलाइजेस द कोर्ट, या कोर्ट की मान्यता को गिरा रहा है या कोर्ट के प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है, तो उसे हक है कि वो कंटेम्प्ट में जा पनिश कर सकता है। हालांकि इसका मिसयूज भी बहुत होता है। अभी देखिए विकास देवी कीर्ति सर कुछ बोले हैं, उस पर उनके अगेंस्ट केस हो गया है, तो ये दुरुपयोग है, नॉट सुप्रीम कोर्ट पर लोअर कोर्ट, पर ये दुरुपयोग है। फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ, अपने मनमाफिक हम स्टाफ लाएंगे, एग्जीक्यूटिव की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, पार्लियामेंट उसके जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है जो संविधान में दिया है, घटा नहीं सकता है। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो डीपीएसपी भी है कि भाई एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होगा जुडिशियरी से ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो आप देख सकते हैं यही सब तो मेंस भी पूछता है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ट्राइड टू एस्टैब्लिश जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यही 10 पॉइंट विद एग्जांपल, बहुत बेहतरीन आंसर मेंस के समय बताएंगे। अब आते हैं जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे और जो डिफरेंट है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, वो सिर्फ फेडरल लॉ देखता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है लोअर कोर्ट हायर कोर्ट से आया, वो अपील भी देखता है, तो कोर्ट ऑफ अपील भी है, ठीक है। अच्छा, और बाकी चीज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मोर पावर है अदर देन अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे यूएस की सुप्रीम कोर्ट, वो कोर्ट ऑफ अपील नहीं है, हाई कोर्ट से आई हुई बात नहीं देख सकता है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको भी देखता है, तो बहुत वाइड जुरिस्डिक्शन है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक बहुत फेमस मेंबर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, उस कमेटी के प्रोमिनेंट मेंबर थे। 7 मेंबर्स थे ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, SM सादुल्ला, ठीक है, PT कृष्णमाचारी, बाबा साहेब अम्बेडकर, और आपको ये सब अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तो हो गए है ना, ये सारे लोग थे। तो इन्होंने कहा कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सब कुछ जुरिस्डिक्शन है, एक एक करके हम सारे जुरिस्डिक्शन को अभी देखेंगे। हाँ, आज ही लेक्चर खत्म करेंगे, होल्ड ऑन करिए, अभी तो आधा घंटा हुआ है, 15-20 मिनट और देखिए। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एप्लेट जुरिस्डिक्शन, ये सब सारे जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुन सकता है जिन चीजों को, वो मेनली क्या है कि स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो, सेंटर एक तरफ हो, एक तरफ कुछ स्टेट का हो, उनके बीच डिस्प्यूट हो, या 2 और मोर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट ओरिजिनल इंडिविजुअल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है ना। पॉलिटिकल नेचर के जो डिस्प्यूट है वो एक्सक्लूडेड है, कि किसी प्रकार का पॉलिटिकल नेचर का अगर डिस्प्यूट है सेंटर स्टेट या 2 स्टेट, वो उससे बाहर है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ठीक है। प्राइवेट सिटीजन कोई सूट लेके आ रहा है किसी स्टेट या किसी तो वो भी बाहर है, ठीक। और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आने से पहले ट्रीटी एग्रीमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो इस जुरिस्डिक्शन से बाहर है। या कोई ऐसा डिस्प्यूट जो क्लियरली बताता था कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं रहेगा, वो भी बाहर है। इंटर वाटर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ओरिजिनली ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनती है, पर पहले ट्रिब्यूनल की जो कहानी थी, ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट था वो नॉन अपीलेबल था, पर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, ठीक है, जैसे सतलज यमुना लिंक का जो जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, ठीक है। तो पर जनरली आएगा तो आपको लिखना है कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, फाइनेंस कमीशन को जो मैटर रेफर किया है वो भी बाहर है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स जो है वो भी इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। कमर्शियल नेचर का जो डिस्प्यूट है सेंटर स्टेट में वो भी बाहर है। डैमेजेस, अगर कोई सेंटर के अगेंस्ट स्टेट फाइल करता है पैसे के लिए कि भाई मेरा इतना पैसा का नुकसान हुआ है दे दो, वो भी इसके उससे बाहर है।
ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है, क्या बाहर है उससे पूछा जाता है। रिट जुरिस्डिक्शन आपको पता है, रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट से बताए हैं कि अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो अ सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट देता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंट, है ना। और पर एक बात याद रखने का, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, इवन हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत, मैंने डिटेल में बताया फंडामेंटल राइट्स में, फिर बता रहा हूं, आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के पास भी रिट जुरिडिक्शन है, पर अंतर है। हाईकोर्ट का रिट जुरिडिक्शन, ऐसे स्टेटमेंट आता है, ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट का रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन से कई गुना ज्यादा बड़ा है। क्यों? हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है अदर मैटर्स के लिए भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट जारी कर सकता है फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। ठीक, तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट आता है कि द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ट्रू एंड 100% ट्रू। इंसान को जनरली लगता है कि अरे सुप्रीम कोर्ट के आगे हाई कोर्ट क्या है, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और चीज बताऊं कि भैया जनरली अगर हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप जा सकते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट, पर जनरली सुप्रीम कोर्ट एडमोनिश करके डांट डपट के नीचे ही भेज देता है। व्हेन यू हैव हाई कोर्ट, एक आया भी था एक केस, मुझे नाम याद नहीं, शायद चंद्र कुमार केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हेन यू हैव हाई कोर्ट व्हाई आर यू ट्रबलिंग अस, आपके पास हाई कोर्ट है तो पहले हाई कोर्ट में जाइए। ठीक है, अच्छा, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट रिट फंडामेंटल राइट के हनन के लिए कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको उसकी रिट जुरिडिक्शन को बढ़ा दे। हमने आपको बताया कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को घटाया नहीं जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए हम मान के चलेंगे कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि भैया वो सिर्फ जारी कर सकता है रिट जुरिडिक्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स ओनली, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एपलेट जुरिडिक्शन, कि भाई एपलेट जुरिडिक्शन की अपील के थ्रू उसको नीचे हाई कोर्ट से कैसे केस आता है, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, पहले बीच में उसको स्टेट हाई कोर्ट में जाना होता है ना। तो 4 हेड्स में है, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर एंड अपील बाय स्पेशल लीव। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुप्रीम कोर्ट में तभी आ सकता है जब हाई कोर्ट पहले सर्टिफाई करे कि केस, हाई कोर्ट उसको सर्टिफिकेट दे कि हाँ भाई ये केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तभी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में। सिविल मैटर में, मतलब सर्टिफिकेट जरूरी है हाई कोर्ट का। सिविल मैटर में, सिविल केस में भी लाई करता है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल लाई करता है, हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन तभी जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि केस में अगेन एक लॉ का इंटरप्रिटेशन है और क्वेश्चन, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्लियरली कह दे कि ये क्वेश्चन हमारे से परे है, दैट इट नीड्स टू बी द अंडर द जुरिस्प्रूडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया सुप्रीम कोर्ट की पारखी नजर जरूरी है इस केस पे, भले सिविल नेचर का है, या कह दे कि इस केस में एक इंपॉर्टेंट लॉ का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, और फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट है। याद रखिएगा, एक बार सवाल आ चुका है शायद 2015 के प्रीलिम्स में, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ लोग इंस्टीट्यूट प्रेसिडेंट बोले थे, कुछ सुप्रीम कोर्ट, बट रिमेंबर इट्स सुप्रीम कोर्ट नॉट द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अच्छा, पहले क्या था, सिविल केसेस जिसमें 20,000 से ऊपर का कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है वही अपील हो सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बाद में 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे हटा दिया गया था। अमेंडमेंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ याद रखिएगा पहले कोई मॉनेटरी लिमिट थी, अब वो नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड में, क्रिमिनल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट के हाँ क्रिमिनल अपील्स भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। किस किस केस में जाते हैं? हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। पहला, अगर हाई कोर्ट ने, मानो आपको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने छोड़ दिया है, बाइज्जत बरी किया है, हाई कोर्ट में उसने उस हाई कोर्ट क्या करता है कि आपके एक्विटल, आपके बाइज्जत बरी को पलट देता है और आपको डेथ सेंटेंस दे देता है। ठीक है, तो अपने आप जो है हाई जो है अपील सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। नेक्स्ट, या एक्विटल नहीं था, हाईकोर्ट से खुद, हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से केस अपने पास लिया, पावर है हाईकोर्ट के पास, और आपको सेंटेंस कर दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया, तो भी सुप्रीम कोर्ट पे अपील जाएगा।
या हाईकोर्ट खुद सर्टिफाई कर, पहले दो में याद रखिएगा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हाईकोर्ट की, डायरेक्ट अपील आप कर सकते हैं, या जो एग्रीव्ड है। तीसरे में कि हाईकोर्ट खुद कहते कि भैया इस क्रिमिनल नेचर की अपील सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो सुनेगा। पहले दो केस, वही बात जो मैं कह रहा हूं, ये आपका हक है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना हाईकोर्ट सर्टिफिकेट। देखिए हमको रटाया हुआ है, जो आगे बात लिखी है मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन थर्ड केस में, ठीक है, पहले दो केस में आप डायरेक्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट की कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बायत बरी कर दिया था, सॉरी, आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था, पर हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स करके आपको बायत बरी कर दी, तो कोई राइट नहीं है आप टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। समझिएगा इस बात को। अगर लोअर कोर्ट ने आपको बायत बरी की और हाईकोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा हुआ, लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और हाईकोर्ट ने आपको छोड़ दिया, तो एज अ मैटर ऑफ राइट आप नहीं जा सकते। ठीक है। 1970 में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं, पहले सिर्फ डेथ सेंटेंस से रिलेटेड था अपील। 1970 में इस चीज को और बढ़ा दिया गया, फॉर बेटर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, फॉर दिस बेटर जुरिस्प्रूडेंस। उसमें कहा गया कि कोई भी केस क्रिमिनल नेचर का हो, वो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट उसमें अपील जा सकता है, जिसमें हाईकोर्ट ने किसी बायत बरी पर्सन को, जिसको लोअर कोर्ट ने बायत बरी कर दी थी, उसको एक्विटल को डिसमिस करके और उसे 10 साल से ऊपर की या आजीवन कारावास की सजा दे दी। देखिए अंतर है, पहले सिर्फ फांसी की सजा डेथ सेंटेंस में था, अब है कि आजीवन कारावास और 10 साल से ऊपर की सजा है। या वही चीज कोई केस सब लोअर कोर्ट से मंगा लिया हाई कोर्ट, और उसके एक्विटल को रिवर्स, सॉरी एक्विटल नहीं, एक्विटल पहले वाले में था, मंगा लिया और उसको कन्विक्ट कर किया 10 साल या आजीवन कारावास का, तो वो चला जाएगा अपील में। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपलेट जुरिसडिक्शन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में भी जाता है, जो यहां मेंशन नहीं है, लेकिन जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बनाया था, उसमें वो मेंशन था, वो भी जाता है, भले यहां ना मेंशन। ठीक। नाउ कमिंग टू स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 136। क्या होता है कि किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट, है ना, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के, कोई भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट एक आर्टिकल 136 के तहत आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट आप स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने का। और एक्सेप्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी मिलिट्री ट्रिब्यूनल या कोर्ट मार्शल के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। ठीक। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जानने का, ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट एंटरटेन कर भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं भी कर सकता है। तो आप लड़ नहीं सकते कि भैया मेरा ये तो राइट है, बाकी चीज में राइट था। किसी भी जजमेंट, चाहे फाइनल जजमेंट हो या बीच का इंटरमीडिएट जजमेंट हो, उसमें भी आप जा सकते हैं। मे भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी इनकम टैक्स, लेबर, हर तरह के केस में जाया जा सकता है। और किसी कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट या ट्रिब्यूनल के जजमेंट के अगेंस्ट, एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल एंड मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ये एक्सेप्ट वाला याद रखिएगा, जहां पे हिट करता है यूपीएससी। नेक्स्ट, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट खुद कहा है कि इसको बहुत ही रेयरली यूज करना चाहिए ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, पहले भी आपको बताया था, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगते हैं। अब ओपिनियन दो तरह में हो सकता है, कि किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेके या किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट एंगेजमेंट को लेकर के। ठीक। पहले केस में, इन द फर्स्ट केस, सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज, अगर किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन पे है तो प्रेसिडेंट उससे एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत, तो वो रिफ्यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, सनद, ट्रीटी एग्रीमेंट में है, तो सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना ही पड़ता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया, सिर्फ दैट इज मेयर एक्सचेंज ऑफ व्यूज। आपको ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बाध्य है उस चीज को मानने के लिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
ये कुछ खास बात नहीं, कहाँ कहाँ ऐसा लिया गया है रेफरेंस आप देख सकते हैं। बेलूबड़ी यूनियन केस में लिया गया था, केरला एजुकेशन बिल में लिया गया था वगैरह, एक लिस्ट है, यू कैन सी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला वाले केस में लिया गया था। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट। इसके मतलब मायने दो हैं। पहला मायना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट वर्डिक्ट्स हैं उनको एज इट इज लीगल प्रेसिडेंट माना जा सकता है हाई कोर्ट और तमाम अदर कोर्ट्स में, ठीक है, और वो लीगल प्रेसिडेंट होगा, किसी भी कोर्ट के बिफोर प्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा कि इसको पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत, अगर इसका कंटेम्प्ट हो रहा है तो उसको उसके लिए पनिश करना, ये भी आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत। पहले बहुत हार्श था और इसका मिसयूज भी हुआ, लेकिन 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, यहां है ये चीज मैं बता रहा हूं कि नॉट 1991, ये कुछ और चीज था, सॉरी, ये बात मैं यहां बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, यहां वाली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले बहुत इसका मिसयूज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में वर्डिक्ट दिया, कहा कि भाई रीजनेबल क्रिटिसिज्म अलाउड है ना, उसके लिए आप किसी को कंटेम्प्ट नहीं कह सकते हैं। यहां क्या लिखी है सर, यहां लिखा है कि पहले था कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया कि उसे सिर्फ अपने ही लिए नहीं कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर है, देश के किसी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के अगेंस्ट अगर कोई कंटेम्प्ट है तो उसके लिए वो पेनलाइज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, देखिए दो तरह का होता है, एक सिविल और, ठीक है, एक सिविल होता है और एक होता है आपका विलफुल, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये होता है कि भाई कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, आप उसका पालन नहीं किए, तो दैट इज सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखते नहीं है, कोर्ट कहता है सरकार को ऐसे करने, लोग नहीं करता है तो लोग चला जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, भाई क्रिमिनल कंटेम्प्ट की आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कोर्ट के प्रोसीजर में इंटरफेयर कर रहा है, या दैट स्कैंडलाइजेस द कोर्ट, कोर्ट की मान्यता को गिरा रहा है ना, कोर्ट की वैल्यू को गिरा रहा है, कोर्ट की जो पब्लिक के आई में इंपॉर्टेंस है उसको गिरा रहा है, तो वहां क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप सच्चाई चीज डाल रहे हैं, रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो वहां ये चीज अट्रैक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या आपको पता है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ को सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है तो नहीं, तो अगर जा रहा है तो उसको स्ट्रक डाउन कर दे सकता है, ठीक। क्यों होता है जुडिशियल रिव्यू, क्यों जरूरी है जुडिशियल रिव्यू, इसलिए जरूरी है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, सरकार को टायरनी होने से रोकने के लिए, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, फेडरल स्ट्रक्चर, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, दैट इज बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में, दिस हैज बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, जुडिशियल रिव्यू हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और डिफरेंट जजमेंट प्रोनाउंस के तहत उसको एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। कोई भी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट के तहत का हनन कर रहा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो, या जो अथॉरिटी उसको बनाया है उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, पर जबरदस्ती वो उस अथॉरिटी ने लॉ या कानून बना दिया, चैलेंज किया जा सकता है। यहीं से पता जा सकता है कि जो याद रखिएगा जुडिशियल रिव्यू के केस में सुप्रीम कोर्ट जो ऑफ इंडिया है उसका स्कोप कम है यूएस के सुप्रीम कोर्ट से, वहां तो पार्लियामेंट जुडिशियल सुप्रीमेसी है ना। आप अगर डीडी बासु, सॉरी, सुभाष कश्यप पढ़ेंगे तो उन्होंने एक चैप्टर ही बनाया है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ऑफ यूके वर्सेस जुडिशियल सुपरमेसी ऑफ यूएसए, ठीक है। क्यों अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहां पर आपको चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जनरली हमारा संविधान, भारत का जो संविधान है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। मैं विश्वास करता था कि कोई भी लॉ भले ही गलत, पर वो प्रॉपर प्रोसेस से अगर बनाया गया है, प्रॉपर लेजिस्लेशन से, तो उसे वैलिड माना जाता था। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड ड्यू प्रोसेस लॉ अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस का पार्ट रहा है। वो कहता है कि किसी लॉ को सिर्फ प्रोसीजरल की जो प्रोसीजर से ही हम नहीं देखेंगे कि प्रोसीजर सही है कि नहीं, लॉ कितना रीजनेबल है उसके डिटेल में भी हम जाएंगे। तो क्या सर इंडिया में कुछ भी लॉ बनाया जा सकता है अगर प्रोसेस से बनाया गया तो सही होगा? नहीं, कई केसेस में, जिसमें एक बहुत फेमस केस है, याद रखिएगा, मैं मेंशन कर देता हूं, बहुत फेमस केस है, दैट इज केस ऑफ मेनका गांधी।
केस ऑफ मेनका गांधी ने इंडिया में ड्यू प्रोसेस लॉ ले आया। तो उसके बाद से भले हम कहते हैं कि इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, पर ड्यू प्रोसेस लॉ बहुत हद तक इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में, जूरिस्प्रूडेंस में फॉलो किया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी कुछ खास बात नहीं है, सारा मेरा पढ़ा हुआ है। अदर पावर्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, बिल्कुल है। क्या है अदर पावर्स में? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चैप्टर में, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो डिस्प्यूट होते हैं उसको भी वो डील करता है। जो कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, है ना, अगर वो प्रेसिडेंट के द्वारा रेफरेंस किए गए हैं तो उनके कंडक्ट को भी वो जांचता है। और जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट करता है ऐसे प्रेसिडेंट को, ऐसे सिचुएशन में, वो बाइंडिंग होता है राष्ट्रपति पे। अपने जजमेंट को रिव्यू करने का, ठीक है, उसे अपने जजमेंट को पलट देता है, कई बार पलटा है ना, जैसे गोपालन केस को पलटा था केशवानंदा भारती केस में, है ना, बेरूबेरी यूनियन को पलटा था। तो वैसे केस में सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो पलट सकता है। इसके पास पावर है कि किसी भी हाई कोर्ट के पास जो कोई केस पेंडिंग है उसको अपने आप को ट्रांसफर कर ले, ठीक है, या एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे। जैसे मुझे याद है कि गुजरात के कुछ केसेस थे, तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री के खिलाफ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट, कहने इसलिए कि कहीं वहां गुजरात हाई कोर्ट में वो इन्फ्लुएंस हो सकता है जजमेंट। ठीक है, बाकी जो चीज थी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर हम लोग पढ़े तो इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे पर लुक दे सकते हैं, पर जितना वही रिपीटेड बात है इसलिए मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशियल सुपरिटेंडेंस है, सब कुछ है। इसकी जो ऑर्डर है सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, यूनियन लिस्ट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको पार्लियामेंट जो बढ़ा सकता है पर कर्टेल नहीं कर सकता है। ठीक है, अदर मैटर्स, अगर यूनियन लिस्ट से रिलेटेड कोई मैटर पे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ाना है तो पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, लेकिन अदर मैटर पे पार्लियामेंट और स्टेट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बढ़ाया जा सकता है। अब एडवोकेट्स का एनडी आ गया, एडवोकेट्स की बात कर लें तो देखिए तीन तरह के एडवोकेट होते हैं, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और एक होते हैं जूनियर एडवोकेट्स। ठीक है, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अदर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स देखिए क्या होते हैं, समझिएगा। सीनियर एडवोकेट जो होते हैं, सीनियर मोस्ट एडवोकेट, जैसे राम जेठमलानी, सोली से सोराब जी, हरीश साल्वे, दीज आर सीनियर एडवोकेट्स, है ना। ये इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डेजिग्नेट करता है, अपने मन से कोई उठा के नहीं बन सकता है। याद रखिएगा, दे आर डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट या एनी हाई कोर्ट। सीनियर एडवोकेट जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो बिना किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अपियर नहीं हो सकते हैं, या बिना किसी जूनियर के कोर्ट में अपियर नहीं हो सकते हैं। वो कोई एफिडेविट या ड्राफ्टिंग वर्क का काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वो किसी प्रकार का एफिडेविट, पहली बात तो कौन उन्हें बना डेजिग्नेट करता है, सीनियर कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वो किसी प्रकार का ड्राफ्टिंग वर्क नहीं करते हैं, हमेशा किसी जूनियर के साथ ही अपियर हो सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, ये वो होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली एनी मैटर या डॉक्यूमेंट को फाइल करते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो हुआ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जो किसी मैटर को फाइल करते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपीयरेंस और एक्ट फॉर अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में किसी पार्टी के लिए एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं लास्ट वाला लॉयर और फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं। अदर एडवोकेट्स, ये जूनियर मोस्ट लॉयर होते हैं, ठीक है, जिनका स्टेट बार काउंसिल के रोल में जिनका नाम होता है, बार काउंसिल की लिस्ट में जिनका नाम होता है। ठीक है, और अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961, और वो आर्ग्यू करते हैं किसी भी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एनी डॉक्यूमेंट और मैटर बिफोर द कोर्ट। तो मैटर को ड्राफ्टिंग वर्क को ना तो सीनियर एडवोकेट करता है, ना ही जो अदर एडवोकेट्स करते हैं। तो कौन करते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, जूनियर एडवोकेट्स कौन है, जो किसी आर्ग्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसी के बदले, ठीक है, किसी मौकिल के बदले, क्लाइंट के बदले, और स्टेट बार काउंसिल में उनका एडवोकेट्स एक्ट के तहत उनका नाम रजिस्टर हो। ठीक है, और ये भी कोई ड्राफ्टिंग वर्क नहीं करते हैं। एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट का। इंडियन सुप्रीम कोर्ट फेडरल केसेस को कन्फाइंड है, अमेरिकन जो है, ठीक है,
अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ये नेवल केसेस वगैरह भी देखता है, अपने यहाँ वो जनरली नहीं देखता है, वो कोर्ट मार्शल वगैरह अलग चीज है, मिलिट्री कोर्ट है। इसकी पास एप्लेट जुरिडिक्शन है, ये एप्लेट जुरिडिक्शन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस में है, यहाँ एप्लेट जुरिडिक्शन सिविल और क्रिमिनल केसेस में भी है। इधर वाला इंडिया है, इधर वाला यूएस है। इसके पास स्पेशल लीव पिटीशन है, ठीक है, यहाँ कोई ऐसा स्पेशल लीव पिटीशन नहीं है। यहाँ आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, यहाँ नहीं है। इसका जुडिशियल रिव्यू नैरो है, इसका ज्यादा वाइड है। ये जनरली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ पे काम किया है, पर मेनका गांधी केस के बाद ड्यू प्रोसेस लॉ भी लाया गया है। ये ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करता है। पार्लियामेंट इसके जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है, और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, यहाँ डबल या डुअल जुडिशियरी सिस्टम है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखिए, मैं आपको जैसे बताया, हैव अ लुक, इन तमाम आर्टिकल्स पर हैव अ लुक। अब हैव अ लुक कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। आप अपने रूम में एक आर्टिकल्स की चार्ट चिपका लीजिए, है ना, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे मैंने वाला आर्टिकल 143, यूपीएससी नहीं पूछने जा रहा है सैलरी ऑफ जज किस आर्टिकल से रेगुलेट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल बनाता है उसके तहत ये होता है। आर्टिकल 143 है ना, आर्टिकल 143, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, इस तरह से आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है पढ़ाते समय बताया हूं, उसको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी और तो है ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं वो भी अंडरलाइन करके रखता हूँ। जज को हटाने के लिए अगर कोई प्रोसेस है और उस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो वो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, मोशन है, वो डिसॉल्व नहीं, लैप्स नहीं करता, याद रखिएगा। जज को हटाने की इम्पीचमेंट मोशन लैप्स नहीं करती है इस केस में, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो, ठीक। ये तो कुछ खास बात नहीं है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ठीक। तो इसी के साथ आज के भारी भरकम चैप्टर समाप्त हुआ। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का, और जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे, ठीक है, इसके बाद। और जल्द हम लोग अगले मंथ के एंड तक, दैट इज एंड ऑफ अगस्त, हम लोग लक्ष्मीकांत खत्म कर देंगे। हर वीक 3 से 4 लेक्चर आएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पढ़ते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें।